नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो शायद रोज की बातचीत में तो नहीं आता, पर है बहुत जरूरी, खासकर जब हम तरल पदार्थों को समझना चाहते हैं। बात करेंगे वाष्प दाब अवनमन, मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग की, और राउल्ट के नियम की। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं इस पर, तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से मेन बातें समझें। मतलब ये जाने कि भाई जब किसी शुद्ध तरल, जिसे हम विलायक कहते हैं, उसमें कुछ ऐसा घोल दें जो खुद भाप न बनता हो, तो क्या होता है, वाष्प दाब का क्या होता है और इसे नापते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये जो वाष्प दाब में कमी आती है ना, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और ये एक बहुत ही खास तरह की प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं कॉलिगेटिव गुणधर्म। कॉलिगेटिव गुणधर्म, ये क्या होता है? हाँ, शब्द थोड़ा भारी है पर मतलब सीधा सा है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने विलायक में कितने कण घोले हैं, उनकी संख्या पर। इस पर नहीं कि वो कण किस चीज के हैं या उनका साइज क्या है या नेचर क्या है। बस गिनती मायने रखती है। ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। अच्छा, सिर्फ कणों की संख्या पर। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। इन दस्तावेजों के हिसाब से मान लीजिए हमारे पास पानी है, शुद्ध पानी। ये हो गया विलायक। अब इसमें हम कोई ठोस चीज घोलते हैं, मान लीजिए चीनी, जो ना खुद भाप बनती है ना आयनों में टूटती है। तो होता क्या है असल में? हाँ, तो होता ये है कि जो मिश्रण बनता है ना, जिसे हम विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं, उसका वाष्प दाब शुद्ध पानी के वाष्प दाब से कम हो जाता है। बस इसी कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अच्छा, मतलब दाब कम हो जाता है। पर क्यों, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ कुछ घोलने भर से भाप बनने की जो क्षमता है वो कम क्यों हो जाती है? अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए ना थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचना पड़ेगा। सोचिए ग्लास में शुद्ध पानी है ना? हाँ। तो उसकी जो सतह है, जो हवा के संपर्क में है, उस पर सिर्फ पानी के ही अणु हैं। और ये अणु लगातार हिलडुल रहे हैं, ऊर्जा लेकर सतह छोड़ते हैं और भाप बनते रहते हैं। यही भाप फिर उस पानी पर दबाव डालती है। वही है वाष्प दाब। ये एक तरह का संतुलन होता है। जितने अणु जा रहे हैं उतनी वापस भी आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सतह पर सिर्फ पानी के अणु जो उड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए हमने इसमें चीनी घोल दी। चीनी घुल तो गई, पर वो खुद भाप नहीं बनती। वो अवाष्पशील है, नॉन वॉलेटाइल। तो अब क्या हुआ? अब पानी की सतह पर सिर्फ पानी के अणु नहीं है, कुछ जगह चीनी के अणुओं ने भी घेर ली है। समझिए जैसे किसी दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हो गए हों जो खुद बाहर नहीं जा रहे। ओह, तो मतलब पानी के अणुओं के लिए सतह से बाहर निकलने की जगह ही कम हो गई वाष्प बनने के लिए। एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि सतह का कुछ हिस्सा अब उन विले यानी चीनी के अणुओं ने घेर लिया है जो खुद उड़ते नहीं। तो एक सेकंड में सतह छोड़कर जाने वाले पानी के अणुओं की संख्या घट जाती है। नतीजा, भाप में पानी के अणु कम होंगे और संतुलन पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध पानी से कम होगा। अच्छा, तो अगर हम कहें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है P1 नॉट और विलयन में विलायक का वाष्प दाब है P1, तो P1 हमेशा P1 नॉट से कम होगा। हाँ, P1 नॉट। और ये जो अंतर है P1 नॉट P1, इसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, डेल्टा P। सटीक, बिल्कुल। और ये कमी सीधे तौर पर सतह पर पानी के अणुओं की संख्या कम होने का नतीजा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कमी होती है और क्यों होती है, लेकिन ये कमी कितनी होती है, इसका कोई अंदाजा, कोई हिसाब किताब है? यहीं पर शायद वो राउल्ट का नियम आता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, राउल्ट। उन्होंने ही इसे गणितीय रूप दिया, खासतौर पर ऐसे विलयनों के लिए जिनमें अवाष्पशील विलय हों। नियम ये कहता है कि विलयन के ऊपर विलायक का जो वाष्प दाब है यानी P1, वो बराबर होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P10 और विलयन में विलायक के मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के। मोल अंश को हम x1 से दिखाते हैं। अच्छा, P1 इज इक्वल टू P10 x1, मोल अंश x1, ये क्या चीज है? मोल अंश x1 बस ये बताता है कि विलयन में जितने भी कुल मोल हैं, विलायक के मोल प्लस विलय के मोल, उनमें से विलायक के मोल का हिस्सा कितना है। एक अनुपात है ये। ओके, तो ये नियम कह रहा है कि विलायक का वाष्प दाब
इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन में उसके अणु कितने अनुपात में है। अगर विलायक ज्यादा है, मतलब X1 ज्यादा है, तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, लेकिन रहेगा हमेशा P10 से कम या बराबर ही। सही कहा, बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी संबंध है। ये दिखाता है कि विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के सीधे समानुपाती है। अगर आप P1 और X1 के बीच ग्राफ बनाएंगे ना, तो एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, अब ये जो कमी हो रही है डेल्टा P, इसे हम घोली गई चीज मतलब विलय की मात्रा से कैसे जोड़ें? क्योंकि कमी तो उसी की वजह से आ रही है। हाँ, अच्छा पॉइंट है। हम इसे सीधे विलय के मोलंश यानी X2 से जोड़ सकते हैं। देखिए, किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं, उन सबके मोलंशों को जोड़ दें तो हमेशा एक आता है। तो अगर हमारा विलयन बाइनरी है, मतलब सिर्फ दो चीजें हैं, एक विलायक 1 और एक विलय 2, तो X1 + X2 = 1। हाँ, ये तो है। तो इससे हम लिख सकते हैं X1 = 1 - X2। अब इसको राउल्ट के नियम में रख दें। P1 = P10 X1 में, तो P1 = P10 1 X2, है ना? हाँ, अब इसे थोड़ा खोलिए। P1 = P10 - P10 X2। अब P10 X2 को बाईं तरफ ले जाइए और P1 को दाईं तरफ। तो क्या मिला? P10 P1 = P10 X2। अरे वाह! P00 Py1 तो वही है वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा P = P00 X2, यानी वाष्प दाब में जो कमी है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलेय के मोल अंश के गुणा के बराबर है। कमाल है। बिल्कुल। और ये समीकरण साफ साफ दिखा रहा है कि वाष्प दाब में कमी डेल्टा P सीधे सीधे विलेय के मोल अंश X2 पर निर्भर करती है। और मोल अंश क्या है? वो विलेय के कणों की संख्या का माप है, उनके अनुपात का माप है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि विलेय चीनी है या यूरिया या कुछ और। बस शर्त यह है कि वो अवाष्पशील हो और आयनों में न टूटे। और यही निर्भरता सिर्फ कणों की संख्या पर वाष्प दाब अवनमन को एक कॉलिगेटिव गुणधर्म बनाती है। सच में दिलचस्प है कि बस गिनती मैटर करती है, पहचान नहीं। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और मिलता जुलता टर्म है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है फिर? ये बस वाष्प दाब में जो कमी हुई है डेल्टा P, उसे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 के संदर्भ में देखना है। मतलब ये एक अनुपात है, डेल्टा P P01, या कहें P01 P1 P01। अच्छा, रिलेटिव कमी। और इसका क्या फायदा? इसका फायदा देखिए, हमने अभी निकाला था कि डेल्टा P = P0 × X2, है ना? हाँ। अब इस समीकरण को दोनों तरफ P0 से भाग दे दीजिए, तो क्या मिलेगा? डेल्टा P P0 = X2, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन P0 - P1, P0 सीधे सीधे विलेय के मोल अंश X2 के बराबर होता है। क्या बात है! P0 - P1 P0 = X2। ये तो और भी सीधा हो गया। मतलब रिलेटिव कमी सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि विलेय के कण कितने अनुपात में हैं। तो ये भी कॉलिगेटिव गुणधर्म हुआ। निश्चित रूप से ये भी एक कॉलिगेटिव गुणधर्म है। ये हमें वापस उसी मूल बात पर ले आता है। ठीक है, ये सब थ्योरी तो बहुत रोचक है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? मतलब क्या हम ये दाब वगैरह नाप कर कुछ काम की चीज पता लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर तो ये सिद्धांत लैब में और इंडस्ट्री में काम आता है। ये जो सीधा संबंध हमने देखा ना, P0 - P1 P0 = X2, ये हमें एक तरीका देता है। तरीका किस चीज का? किसी अनजान अवाष्पशील विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान, मोलर मास पता करने का। मोलर द्रव्यमान, वाष्प दाब नापकर? ये कैसे? ये तो गजब की बात है। हाँ, ये संभव है। देखिए, याद कीजिए विलेय का मोल अंश क्या था? X2। X2 = N2 / N1 + N2, जहां N1 विलायक के मोल हैं और N2 विलेय के मोल। ठीक है, N2 / N1 + N2। अब कई बार हम बहुत ही तनु विलयन बनाते हैं, मतलब विलायक बहुत ज्यादा और विलेय बहुत कम। ऐसी हालत में विलायक के मोल N1 विलेय के मोल N2 से कहीं ज्यादा होते हैं। N1 बहुत बड़ा है N2 से। हाँ, डाइल्यूट का मतलब ही यही है। तो जब हम कुल मोल निकालते हैं N1 + N2, तो उसमें N2 इतना छोटा होता है N1 के मुकाबले कि हम उसे लगभग नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतलब हम मान सकते हैं कि N1 + N2 लगभग N1 के बराबर ही है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, एक सरलीकरण,
पर तनु विलयनों के लिए काफी अच्छा काम करता है। अच्छा, तो अगर हम N1 प्लस N2 को लगभग N1 मान लें, तो वो रिलेटिव लोअरिंग वाला समीकरण क्या बन जाएगा? वो समीकरण था P0 PA P0 इज इक्वल टू X2। अब X2 की जगह N2 N2 प्लस N1 की बजाय हम लगभग N2 N1 लिख सकते हैं। तो ये बन गया P0 PA P0 इज अप्रॉक्सीमेटली N2 N1। ओके, रिलेटिव कमी लगभग बराबर है विलेय के मोल और विलायक के मोल के अनुपात के। बिल्कुल। अब बस एक कदम और, हमें पता है कि किसी चीज के मोल N कैसे निकालते हैं। उसका वजन W बटा उसका मोलर द्रव्यमान, यानी N इज इक्वल टू WM। हाँ, WM। तो विलायक के लिए N1 बराबर W1 M1 और विलेय के लिए N2 बराबर W2 M2। यहाँ W1 और W2 उनके वजन हैं जो हमने घोले हैं, और M1 और M2 उनके मोलर द्रव्यमान। समझ गई। अब N1 और N2 की ये वैल्यू हम उस समीकरण में रख सकते हैं, P0 PA P0 इज अप्रोक्सीमेटली N2 N1 में। सही रखिए, तो मिलेगा P0 PA P0 इज अप्रोक्सीमेटली W2 M2 W1 M1। ये थोड़ा जटिल लग रहा है, इसे सरल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बन जाता है P0 PA P0 इज इक्वल टू W2 M2 M2 W1। वाह, तो ये है फाइनल समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लैब में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P10 नाप लें और फिर विलयन का वाष्प दाब P1 नाप लें, और हमें पता हो कि हमने कितना विलायक W1 घोला और कितना विलेय W2 घोला, और हाँ, हमें विलायक का मोलर द्रव्यमान M1 भी पता हो, जैसे पानी के लिए 18 ग्राम मोल, तो इस समीकरण से हम उस अनजान विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम सही, बिल्कुल यही है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये दिखाता है कि कैसे एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसे हम नाप सकते हैं, यानी वाष्प दाब, हमें मॉलिक्यूलर लेवल की जानकारी यानी मोलर द्रव्यमान दे सकती है। ये तो सच में बहुत पावरफुल तकनीक लगती है, खासकर उन चीजों के लिए जिनका मोलर मास पता करना मुश्किल होता होगा। हाँ बिल्कुल, ये खासतौर पर उन बड़े बड़े अणुओं के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे प्रोटीन होते हैं या एंजाइम, या फिर आजकल जो नए नए पॉलीमर्स, प्लास्टिक जैसे पदार्थ बनते हैं, उनका मोलर द्रव्यमान जानना बहुत जरूरी होता है, पर उन्हें वाष्प बनाना या एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो दवा बनाने वाली कंपनियां हों या मटेरियल साइंस वाले लोग, उनके लिए ये तकनीक बहुत काम की है। अणु का भार जानना बहुत क्रूशियल होता है। तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने इन स्रोतों से समझा कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम होता है। इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विलेय के अणु सतह पर कुछ जगह घेर लेते हैं, जिससे विलायक कम उड़ पाता है। सही। राउल्ट का नियम P1 इज इक्वल टू P10X1 इस कमी को विलायक के मोल अंश से जोड़ता है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि ये जो कमी है डेल्टा P इज इक्वल टू P0 X2, और खासकर आपेक्षिक कमी P0 P1 P0 इज इक्वल टू X2, ये सीधे विलेय के मोल अंश पर निर्भर करती है, जो साबित करता है कि ये एक कॉलिगेटिव गुणधर्म है। मतलब कणों की संख्या जरूरी है, उनकी पहचान नहीं, कुछ शर्तों के साथ। और सबसे काम की बात, हमने देखा कि इस रिलेशन का इस्तेमाल करके वाष्प दाब नापकर हम किसी अनजान अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 पता कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल साइंस और टेक्नोलॉजी में कई जगह होता है। एकदम सही। ये आणविक दुनिया और हमारी मापी जा सकने वाली दुनिया के बीच एक खूबसूरत पुल जैसा है। हाँ, अच्छा, यहाँ एक बात सोचने वाली है जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है। हमने पूरी बात इस शर्त पर की कि विलेय अवाष्पशील हो और गैर आयनीकरणीय हो, मतलब न खुद उड़े न आयनों में टूटे। राउल्ट का नियम अपने इस सरल रूप में इसी आइडियल केस पर लगता है। हाँ, ये बात शुरू में आई थी। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर विलेय खुद भी थोड़ा बहुत वाष्पशील हो, मतलब वो भी थोड़ा उड़ता हो, या फिर क्या हो अगर विलेय पानी में घुलने पर आयनों में टूट जाए। जैसे नमक NaCl पानी में जाकर Na+ और Cl- बन जाता है। मतलब डाला एक कण पर विलयन में मिल गए 2 कण, कणों की असरदार संख्या बढ़ गई। तो ये चीजें राउल्ट के नियम के इस्तेमाल को और कोलिगेटिव गुणों की गणना को कैसे बदलेंगी। क्या वाष्प दाब अवनमन तब उम्मीद से ज्यादा होगा? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है, और ये हमें विलयनों के व्यवहार की ज्यादा असल तस्वीर की तरफ ले जाता है।
शायद यहीं पर वांट हव फैक्टर जैसी चीजें काम आती हैं। बिल्कुल। ये आगे सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है, आइडियल केस से हटकर असल दुनिया की तरफ। आज इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।